हेलो एवरीवन। आज हम लोग थ्री पेरेंट बेबी पढ़ेंगे। ओके। इस वीडियो को देखने के बाद और कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, एकदम डिटेल्स में पीवाईक्यू के साथ हम लोग करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? थ्री पेरेंट नाम से ही बता रहा है कि ऐसे बेबी जिसका तीन पेरेंट्स होंगे। तो तीन पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं? नेचुरल तरीक़ा से तो नहीं हो सकता। तो कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही थ्री पेरेंट का बेबी बना सकते हैं। ठीक है। तो थ्री पेरेंट कैसे आएंगे? जैसे दो पेरेंट आते हैं तो दोनों का जेनेटिक बच्चे में रहता है। ठीक है। यहाँ थ्री पेरेंट्स का मतलब है कि ऐसा बच्चा जिसपे तीन लोगों का जेनेटिक्स आएगा। ठीक है। तीन लोग का जेनेटिक्स मिल के एक बेबी बना रहे हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको देखो अच्छे से। इज ए बेबी क्रिएटेड यूजिंग डीएनए फ्रॉम थ्री पीपल। ठीक है। मतलब जीन्स तीन तीन पीपल का जीन्स आएगा उस पर, यूजिंग ए टेक्निक कॉल माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है। ये टेक्निक का नाम है माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, पर हम लोग बोल देते हैं इसको थ्री पैरेंट बेबी को माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी डाइट ही बोल देते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर भी बोल देते हैं। ठीक है। तो इसको डिटेल में समझने से पहले कुछ पॉइंट्स है उसको पहले समझ लेते हैं कि जैसे जब फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। स्पर्म और एग मिल के जब जाइगोट बनाता है। ठीक है। स्पर्म और एग मिल के जब जाइगोट बनाता है तो सबसे पहले स्पर्म, ये जो स्पर्म है और एग्स है, ये है क्या? सेल है। ठीक है। तो सेल में न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है। सेल में न्यूक्लियस रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेंगे और बहुत सारा जैसे माइटोकॉन्ड्रियल है, साइटोप्लाज्म में गोल्गी बॉडी रहता है, माइटोकॉन्ड्रियल रहता है। ठीक है। एग भी एक सेल है। ओके। तो एग में भी न्यूक्लियस रहेगा। ओके। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में क्या होता है कि जो स्पर्म है, स्पर्म का ये पूरा सेल जो है ये इस पे जाके नहीं मिलता है। ठीक है। जाइगोट होने का प्रोसेस क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस इसके अंदर जब फ्यूज होता है ना, तो इसका न्यूक्लियस ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस ये जाइगोट बन जाएगा, ये एक सेल ही है। ठीक है। इस पे अपना न्यूक्लियस तो था इसका। ओके। और इसका ये जो गैप है यहाँ लिक्विड रहता है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म बोलते हैं ये। इसी इसी में माइटोकॉन्ड्रियल रहता है, वो सब जो गोल्गी बॉडी रहता है वो सब तैरता है इधर उधर। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जाइगोट को डेवलप करने के लिए, जाइगोट बनाने के लिए और आगे बच्चा डेवलप करने के लिए। तो स्पर्म का पूरा साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म जाइगोट में नहीं जाता है, केवल इसका जो न्यूक्लियस रहता है वही जाता है, पर एग का पूरा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सब कुछ रहता है जाइगोट जो बनता है। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान ओनली द स्पर्म्स न्यूक्लियस एंटर द एग सेल, देयरफॉर द साइटोप्लाज्म ऑफ जाइगोट इज सोली फ्रॉम द एग सेल। जो ये साइटोप्लाज्म है ये एक सेल का ही केवल रहता है, स्पर्म का नहीं रहता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बोले थे माइटोकॉन्ड्रियल और भी गोल्गी बॉडी ये सब जो है ये साइटोप्लाज्म में ही रहता है। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो है साइटोप्लाज्म में रहता है और माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर भी कुछ डीएनए पाया जाता है हर एक आदमी का। ठीक है। जैसे 0.1% अप्रॉक्स जो डीएनए है, 99.9% डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर भी 0.1% डीएनए रहता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है। और साइटोप्लाज्म जब जाइगोट बनता है तो वो जो साइटोप्लाज्म आता है पूरा का पूरा एग सेल का रहता है, स्पर्म का नहीं रहता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझना है हम लोग को कि जीन किसको बोलते हैं। तो जीन क्या होता है कि एनी फंक्शनल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। जो एक कोई डीएनए है उस पर कोई फंक्शनल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या है इसको समझते हैं। जैसे कोई आदमी है, इस पे इसके अंदर सेल है। ठीक है। ये सेल है। अब ये जो बीच वाला है ये न्यूक्लियस है। ओके। और इधर जैसे माइटोकॉन्ड्रियल गोल्गी बॉडी ये सब तैर रहा है ये साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। तो ये जब हम लोग न्यूक्लियस को देखते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर एक कितना हम लोग का क्रोमोजोम रहता है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम रहता है। ठीक है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम रहता है हर एक सेल के अंदर। ठीक है। तो एक क्रोमोजोम के अगर निकालें हम लोग और क्रोमोजोम को खोल के देखें, ठीक है, तो ये इसको खोल के जब देखेंगे तो इसको डीएनए बोलेंगे। ठीक है। और ये डीएनए का कुछ सेगमेंट अगर ये कंटिन्यूअस रहेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई एक जीन हो सकता है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोई एक जीन हो सकता है। तो
इसको सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन बोलते हैं। अब ये जीन है क्या? जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए है, लेकिन इसका काम क्या है? ये मतलब एक कंटिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक जो सेगमेंट है डीएनए का वो जीन है। तो ये क्या करता है, काम क्या करता है? वो मेन काम उसका रहता है प्रोटीन बनाने का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एटीजीसीसी जो है ये कोड कर रहा है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इंसुलिन क्या है? एक तरह से प्रोटीन डेवलप हो, प्रोटीन ही है इंसुलिन। हम लोग का शरीर के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है ना, तो वो जो जीन है वो उसका कोड बताता है आरएनए को, ठीक है। और आरएनए फाइनली आरएनए जो है प्रोटीन डेवलप प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। बट ये कोड बताते हैं, यहाँ कोड लिखा हुआ है कि इस तरह से करना है या ये ऐसा चीज़ कुछ प्रोड्यूस करना है। वो आरएनए के पास जाता है और आरएनए उसको फिर प्रोटीन बनाता है, जो यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है जीन जो है डिटरमाइन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग का शरीर में जो भी चीज़ है, जैसे बाल का कलर बहुत लोग का अलग-अलग रहता है, ठीक है। इंडियन का भी सिर्फ ब्लैक रहता है, अफ्रीकन का और दूसरे देश का किसी का भूरा रहता है। जैसे आई कलर किसी का अलग-अलग रहता है, ठीक है। किसी का ब्लू रहता है और नॉर्मल बहुत लोग का, अधिकतर लोग का नॉर्मल रहता है, किसी का डिफरेंट कलर कोई अलग से चमकता है। तो वो सब चीज़ सब कुछ जीन ही डिटरमाइन करती है, ठीक है। तो और जैसे स्किन कलर भी है, वो ज़्यादातर जीन ही डिटरमाइन करती है, ओके। तो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स को जीन डिटरमाइन करता है। दूसरा चीज़ है प्रोटीन को कोड बताता है आरएनए को, और आरएनए बाद में डेवलप करता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया जीन क्या होता है, ओके। अब समझते हैं कि म्यूटेशन किसको बोलते हैं। तो म्यूटेशन क्या होता है? जैसे ये यहाँ पे ये डी, इसको मान लेते हैं ये मेरा जीन था, ठीक है। ये कोई भी एक जीन कुछ भी एक मान लेते हैं, जैसे ये वाला ही मान लेते हैं ATGCC, ठीक है। ये एक जीन है जो कि इंसुलिन के लिए कोड बता रहा है, मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये प्रोड्यूस कर रहा है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए कोड बता रहा है, ठीक है। तो अब इस पे क्या हो सकता है कि म्यूटेशन होना मतलब चेंज हो जाना, ओके। तो ATGCC है, इस पे मान लो कि ये जी बदल के, ठीक है, यहाँ पे जी बदल गया, कुछ और हो गया, यहाँ पे आ गया AT, मान लेते हैं टी ही आ गया, ठीक है। तो अब इस पे अगर यहाँ पे को इसका ये अगर बदल गया तो ये कोड ही बदल जाएगा, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है वो भी बदल जाएगा, ठीक है। अब ये तो बता ही नहीं पाएगा कि इंसुलिन प्रोड्यूस करना है या क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और ये जो चेंज होता है वो हेरिटेबल भी हो सकता है, मतलब अब उसका बच्चा में भी जा सकता है, ठीक है। तो म्यूटेशन उसी को बोलते हैं कि चेंज हो जाना जीन सीक्वेंस में, ठीक है। अब ये दो टाइप का मेनली होता है। एक तो पॉइंट म्यूटेशन, जैसे ये वाला जो एग्जांपल दिए ये पॉइंट म्यूटेशन का है, ठीक है। जैसे अ, ये एक जीन है, ओके। जीन के अंदर जीन जीन के अंदर कोई एक पॉइंट में, दो पॉइंट में ऐसा चेंज हो सकता है। जैसे वहाँ पे कुछ और आ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया उसके बदले, ठीक है। या कुछ इंसर्ट हो गया, यहाँ ATG था, एक और जी आ गया, तो और फिर CC यहाँ बीच में कुछ इंसर्ट हो गया या डिलीट हो गया कोई, ठीक है। ये सब हो सकता है, तो ये सबको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, ओके। दूसरा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब क्रोमोसोम जैसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। ये पॉइंट म्यूटेशन था, एक क्रोमोसोम के अंदर जो जीन था, जीन के अंदर में जो क्रोमेटिन है, ठीक है, ये जो बेस पेयर है इस पे चेंज हो रहा है, ठीक है। बट क्रोमोसोमल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएगा। कुछ 2-3 मान लेते हैं 23 पेयर है तो 2 क्रोमोसोम में कुछ चेंज हो गया, ठीक है। तो ये कब होता है? तो ये होता है सेल डिवीजन के टाइम में। जब हम लोग सेल का जो कॉपी करते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू ही सेल का कॉपी होता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन जब हो रहा होता है तो कॉपी जब पूरा क्रोमोसोम पूरा न्यूक्लियस सब कुछ को कॉपी करते हैं, उस टाइम हो सकता है कि कुछ क्रोमोसोम का कुछ पार्ट डिलीट हो जाए, ठीक है। या कुछ डुप्लीकेट हो जाए उसका, या एक जगह से दूसरी जगह चल जाए, ट्रांसलोकेशन हो जाए कुछ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम का, ठीक है। तो इसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं, ओके। इतना समझ में आ गया होगा म्यूटेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है? अब ऐसा जैसे जो भी हम लोग का जीन था, जीन में ही कुछ चेंज हो गया, ठीक है। तो जीन कोड करता है प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए। अब जीन में अगर चेंज हो गया तो वो कुछ ऐसा हो सकता है कि वो जो कोड बन गया नया कोड बन गया, ठीक है। अब नया कोड कुछ और चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कैंसर सेल प्रोड्यूस होता है प्रोटो, जैसे कोई जीन रहता है उस पे प्रोटो ऑन्कोजीन बन जाता है अगर म्यूटेट हो के, तो उससे कैंसर सेल डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है। या कोई और डिजीज़ डेवलप हो जाएगा। जो हम लोग का जीन था वो अब कुछ और के लिए कोड कर रहा है,
ठीक है, किसी और प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए कोड कर रहा है, या कोई प्रोटीन उस पे अगर चेंज हो गया, मतलब जीन में कुछ म्यूटेट हो गया, तो वो प्रोटीन अब क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे इंसुलिन वाला चीज़ है, इंसुलिन शरीर में बन ही नहीं रहा है, तो वो भी तो एक बीमारी ही है, ठीक है। तो बहुत सारा डिजीज़ हो सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है। इट ऑल्सो लीड टू बेनिफिशियल ट्रेड, म्यूटेशन का कुछ बेनिफिट भी रहता है, जैसे हम लोग का इवोल्यूशन का प्रोसेस जो है, ठीक है, जैसे पहले बोलते हैं कि कान बड़ा था या कान छोटा था, ठीक है। फिर कुछ चेंज हो गया, जैसे एक अ, आदमी इधर-उधर शिफ्ट हुआ, वहाँ के क्लाइमेट के वजह से उसका जीन में प्रभाव पड़ा और जीन चेंज हो गया, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी एडवांटेज भी होता है कुछ, इसके चलते इवोल्यूशन भी होता है, ठीक है। पहले बोलते हैं कि अ, पूँछ था, आदमी में पूँछ होता था, बाद में कट गया, वो इवोल्यूशन ही तो है ना। तो ये जीन में म्यूटेट होने के बाद ही हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इफ़ेक्ट नहीं हो, ठीक है। वैसा हाँ, ज़रूरी नहीं है कि कुछ इफ़ेक्ट ही होगा, ठीक है। तो ये सब 3 इफ़ेक्ट है, या तो डिजीज़ हो सकता है, कुछ बेनिफिशियल ट्रेड भी होता है, तो कुछ भी नहीं हो। नेक्स्ट है, ये तो हम लोग नॉर्मल म्यूटेशन का बात कर रहे थे, कहीं भी हो सकता है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है, उस पे अगर म्यूटेट हो गया, ठीक है, तो इस पे जो डिजीज़ होता है, ले सिंड्रोम, ये बहुत फैटल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। ये पार्किंसंस डिजीज़ सुने होंगे, ठीक है, हाथ-वूथ काँपता है, या अल्जाइमर, भूलने का बीमारी, बुजुर्ग लोगों में भूलने का बीमारी होता है, ठीक है। ये सब चीज़ जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन के चलते होता है, हो सकता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कि थ्री पैरेंट बेबी या माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी होता क्या है, ओके। तो थ्री पैरेंट बेबी रेफर टू ए चाइल्ड कंसीव्ड यूजिंग टेक्निक ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। दिस टेक्निक इन्वॉल्व कंबाइनिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम थ्री इंडिविजुअल, ओके। तो ये होता क्या है, टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़। अब जैसे यहाँ पे बताया, ये जो म्यूटेशन हुआ, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन हुआ, तो ये जो डिजीज़ है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ ही तो है ना। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ का ट्रांसमिशन कैसे होगा, सबसे स्टार्टिंग में ही बताया है कि जब हम लोग का जब जाइगोट बनता है, ठीक है, तो स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, स्पर्म का साइटोप्लाज्म जो है, वो इधर ट्रांसमिट नहीं होता, इस पे केवल एक का ही साइटोप्लाज्म रहता है। तो एक का साइटोप्लाज्म मतलब एक का ही माइटोकॉन्ड्रिया केवल रहेगा यहाँ पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कुछ चेंज हो जाए, ठीक है, एक का आएगा मतलब मदर का, तो मदर का माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ चेंज हो जाए, उसके चलते उस पे डिजीज़ है कुछ, तो वो बच्चे में ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है, तो जेनेटिक डिजीज़ बन जाएगा। बट अगर फादर में कुछ है, ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज़ कुछ है, तो वो ट्रांसमिट नहीं होगा आगे, ठीक है। तो ये मदर से रिलेटेड इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ऑप्शन में दे सकता है कि मदर इनहेरिटेंस होता है क्या, ठीक है। तो थ्री पैरेंट बेबी, अब हम लोग कैसे बन क्या क्या करते हैं, जैसे क्या करते हैं कि जैसे मदर है, मदर का माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो गया है, ठीक है। तो मतलब साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो मेन न्यूक्लियस है, जो मेन डीएनए है, जो मेन जीन है, उसको तो मदर से ले लें, ठीक है। बट जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसको मदर से ना लेके किसी थर्ड पार्टी से ले लें, ठीक है। कोई हेल्दी वुमेन है, उसका एग को निकालें और उसका न्यूक्लियस को बाहर फेंक दें, जो थर्ड वुमेन है, ठीक है, उसका, जैसे यहाँ से समझो, जैसे एक डोनर है, कोई एक मदर है, वो अपना एग डोनेट किया है, ठीक है। तो ये हेल्दी है, इट माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ हेल्दी है इस पे, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस है, इसको निकाल के फेंक दिए, ठीक है। और जो मदर है, एक्चुअल मदर जो बनने वाली है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ चेंज हो गया था, तो इसका क्या करें, केवल न्यूक्लियस न्यूक्लियस निकाल के ये जो डोनर्स का एग था, उस पे डाल दिए, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है, ये तो डोनर का आ गया, ठीक है। बट जो न्यूक्लियस वाला डीएनए है, वो किसका है, जो एक्चुअल मदर है, ठीक है। अब इसके बाद जाके फर्टिलाइज कर दिए, जो फादर का स्पर्म है, उससे फर्टिलाइज कर दिए, और ये जाइगोट बन के फिर एम्ब्रियो बनेगा बाद में। फिर इसको हम लोग यूट्रस में डाल देंगे, एम्ब्रियो बनाने के बाद डालेंगे, या तो जाइगोट बनाने के प्रोसेस होता है बहुत सारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। तो ये अब उसी मदर में डाल देंगे जो इसका एक्चुअल मदर है, उसका यूटेरस में, तो ये जाके बाद में बच्चा पूरा बन जाएगा। तो इस पे थ्री पेरेंट इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो जाइगोट बना, ठीक है, इस पे स्पर्म उसका एक्चुअल पापा का है, और जो मेन न्यूक्लियस है उसका मम्मी का है, बट यहाँ भी कुछ जीन है,
जो माइटोकॉन्ड्रिया में था वो किसका है, डोनर का, थर्ड। तो ये 3 पैरेंट हो गया, ठीक है, इसलिए इसको 3 पैरेंट बेबी बोलते हैं। ओके, तो इसका प्रोसेस जो है मेनली, अच्छा ये क्यों करते हैं, वाई 3 पैरेंट बेबी, ये बता चुके हैं कि मैटरनल इनहेरिटेंस रहता है, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है वो माता, उसकी मम्मी से ही इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए, उसका जो ट्रांसमिशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये 3 पैरेंट बेबी करते हैं। ठीक है, तो इसका मेनली 2 मेथड होता है, और भी मेथड्स है लेकिन यही से पढ़ते हैं हम लोग, और यही सब इम्पोर्टेंस है। तो पहला मेथड जैसे क्या होता है कि मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र, ठीक है, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र। और एक मेथड जो अभी हम लोग ये वाला जो पढ़े थे, ठीक है, ये एक मेथड ही है, ये प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफ़र है, ठीक है। तो पहले प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफ़र पढ़ लेते हैं, ये क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें क्या है कि पेरेंट्स का एग लिए, ठीक है, इधर, अच्छा सॉरी, कुछ गलत बता दिया। ओके, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र जो है ये हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इस पे क्या करते हैं, वही चीज़ कि जो डोनर एग है उसका न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट्स एग से, ठीक है। ये डोनर एग था, ये ये पेरेंट एग है, इसका जो न्यूक्लियस इससे निकाल दिए और इसका न्यूक्लियस इससे बाहर निकाल के फेंक दिए, और ये इसी में इसका न्यूक्लियस को डाल दिए। उसके बाद स्पर्म से फर्टिलाइज कर दिए और बाद में फिर जाइगोट बना और एम्ब्रियो बना, ये, ठीक है। इसको बोलते हैं मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र। दूसरा क्या है कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे क्या था कि बाद में फर्टिलाइज कर रहे हैं, ये जो हो रहा है ये बाद में फर्टिलाइज हो रहा है स्पर्म से, पर इस मेथड में क्या करते हैं, पहले ही फर्टिलाइज कर लेते हैं। जैसे फादर का स्पर्म है, इससे ये जो डोनर एग है और जो मदर का एग है, ये दोनों को फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। दोनों को फर्टिलाइज, डोनर एग्स एंड पेरेंट्स एग विद स्पर्म पहले फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है, उसके बाद रिप्लेस करते हैं। उसके बाद क्या किए कि ये जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस आ गया, यहाँ भी दोनों न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, बट इस पे जो मदर का न्यूक्लियस था, तो ये न्यूक्लियस तो अपना काम का नहीं है, ठीक है, नहीं सॉरी, ये न्यूक्लियस काम का है, बट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला साइटोप्लाज्म है वो काम का नहीं है। तो हम लोग साइटोप्लाज्म इस जाइगोट से उठाएंगे, ठीक है, बट इसका न्यूक्लियस जो है वो अपना काम का नहीं है। तो ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको निकाल के फेंक देते हैं, ओके, और इसका जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो है ये वाला, उसको इस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस पर क्या हुआ कि पहले पहले फर्टिलाइज किए हम लोग, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र किए, तो इसीलिए इसको प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र। ओके, आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि इसका इश्यूज़ क्या है, एथिकल इश्यूज़ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, तो उसका अपना एथिकल इशू है, जेनेटिक ह्यूमन में जेनेटिक मॉडिफिकेशन का। दूसरा है कि हम लोग, ये पता नहीं है ना कि आगे क्या होगा, पोटेंशियल रिस्क जो है और अनसर्टेनिटी जो है ये हमेशा बना रहेगा, ये पता नहीं लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है। अभी रिसर्च का सब्जेक्ट है ना, तो आगे कुछ साल बाद पता चलेगा, तो ये इशू है। फिर इसको रेगुलेट करने का, जो लीगल कोई लॉ जो है रेगुलेट करने का, इसका इशू है, ठीक है। दूसरा है सोसाइटल इशू है कि 3 पैरेंट बेबी होगा, जैसे अभी बोल देते हैं कि अ, ये इसका एक्चुअल में बेटा नहीं है, ये सुई वाला बेटा है, ऐसा कुछ बोलते हैं सोसाइटी में, ठीक है, ये सुई वाला लड़का है ऐसा, तो 3 पैरेंट बेबी को भी वैसा बोल सकता है, तो सोसाइटल इशूज़ हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि अभी इसका स्टेटस क्या है, अभी इसका लीगल स्टेटस क्या है, अभी कुछ कोई 3 पैरेंट बेबी हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो 2016 में फर्स्ट टाइम जो है यूएसए का कोई पेरेंट्स थे, उस पे एक बीमारी हो गया था, ठीक है, उन लोगों को, जो कि मैटरनल वाला बीमारी था, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। तो उन्होंने लेकिन उस टाइम पे अभी भी यूएसए में इसको अप्रूव नहीं किया गया, ठीक है, इस टेक्निक को अप्रूव नहीं है, उस टाइम भी अप्रूव नहीं था। तो उन्होंने डॉक्टर से मिला, पर डॉक्टर यूएसए में तो नहीं उसको कर सकते थे, तो उन लोग मैक्सिको चल गए, मैक्सिको में ऐसा कोई लॉ नहीं था, तो वहाँ जाके 3 पैरेंट बेबी बनाए, ठीक है, और सक्सेस हो गया। ये पहला इंस्टेंट था, ठीक है, मतलब अभी क्रिएट हो चुका है, 3 पैरेंट बेबी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है कि ब्रिटेन जो है ये अप्रूव कर चुका है ये टेक्निक को, पहला कंट्री है ब्रिटेन जो एमआरटी टेक्निक को अप्रूव दे चुका है, ठीक है। अभी इस पे डिबेट तो चल ही रहा है, और मैनी कंट्री इसको रेगुलेट और गाइडलाइंस प्रोवाइड कर चुका है। तो ये सब जो पार्ट है, ये सब, ये एथिकल इश्यूज़ जो इश्यूज़ है, ये अनसर्टेनिटी, ठीक है, सोसाइटल इशू आ सकता है, और
जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये तीनों को मिला के, चारों मिला के ये सब जो है, ये सब से भी पॉइंट बना सकता है क्वेश्चन में, ठीक है, कि ऐसा बोल दिया कि कोई पोटेंशियल रिस्क नहीं है, पूरा हेल्दी है, ऐसा कुछ है, या बहुत सारे कंट्री इसको अप्रूव कर चुके हैं, ठीक है, या ऐसा बोल सकता है कि अभी तक इंडिया इज़ ए फर्स्ट कंट्री टू प्रोड्यूस थ्री पेरेंट बेबी, या चाइना इज़, ऐसा कुछ भी बना के दे सकता है, ठीक है। तो एक भी पॉइंट कोई स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे इस पे PYQ आया हुआ है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: passing on mitochondrial disease from parent to child can be prevented by the mitochondrial replacement therapy either before or after fertilization। देखो यही तो बताया ना कि दो मेथड है, या तो पहले फर्टिलाइजेशन के पहले कर सकते हैं, या तो फर्टिलाइजेशन के बाद में इसको फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट है, ये सही है, ए चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। देख लो, ये पॉइंट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर दोनों पॉइंट सही है, ये 21 में पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्निक प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। अब प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र जैसे ये बहुत लोग नहीं सुना रहता, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मतलब दोनों टाइप नहीं सुना रहता, ये क्वेश्चन आने के बाद सब लोग पढ़ाने लगे टाइप, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसका ऑप्शन अगर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी पढ़े हुए हो तो ये बन जाएगा, क्योंकि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का बात कर रहा है, और केवल जो डी वाला ऑप्शन है यहीं पे वो चीज़ से रिलेटेड है, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ को रोक प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, तो अच्छा अगर लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब करो। साइंस का सारा जितना भी प्रीलिम्स का कंटेंट है वो सारा धीरे धीरे करके आएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आगे।